हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। तो आज की वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022 पंजाब से रिलेटेड कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है ये 7 अगस्त 2022 को है, बस कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग ये प्रिपरेशन है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है the first step in immediate care of newborn is, and the options are: wipe both eyes with sterile gauze, call out the time of birth, clamp and cut the cord, and dry the baby and provide warmth. तो अगर हम बात करते हैं कि इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर में इनमें से कौन सी प्रायोरिटी है हमारी, इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर B, that is call out the time of birth, because call out the time of birth is very much important. जैसे ही बेबी बाहर आता है तो उसमें हमने जो टाइम है उसको नोट करना है और उसको जो नर्स डिलीवर कर रही है उसको जो टाइम है वो बोलना है कि कितने बजे का बर्थ है। क्योंकि अगर हम हमारा BPCCHN का स्टडी मटेरियल देखते हैं तो उसमें इन्होंने इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न एट द टाइम ऑफ बर्थ में ये कुछ स्टेप्स दिए हैं जो कि हमने फॉलो करने हैं। लाइक सबसे पहला है कॉल आउट द टाइम ऑफ द बर्थ एंड सेक्स ऑफ द बेबी, देन डिलीवर द बेबी ऑन द मदर्स एब्डोमेन। क्योंकि आजकल हम क्या प्रैक्टिस करते हैं कि जैसे बेबी को डिलीवर किया, बेबी को मदर की एब्डोमेन के ऊपर डालना है ताकि बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट हम दे सके। और अगर बेबी हमारा क्राई नहीं करता है तो वी हैव टू स्टार्ट विद द रिससिटेशन। उसके लिए हमने जल्दी जल्दी कॉर्ड हमारी कट करनी है। हमारा जो ऑलरेडी प्री वार्म रेडिएंट वार्मर होगा उधर बेबी को लेके जाके हमने हमारा प्रोसेस स्टार्ट करना है। लेकिन हमारा बेबी अगर क्राई करता है तो हमने उसको मदर के एब्डोमेन पे डाल दिया। उसके बाद हमने वहीं पे बेबी को ड्राई करना है विद द प्री वार्म्ड टॉवल while over mother's breast, and then wipe both the eyes with sterile swab, encourage breastfeeding, then check cord for any oozing of the blood। हमने हमेशा जो है डिले कॉर्ड क्लैंपिंग करनी है फॉर 1 to 3 मिनट। ठीक है, एकदम बेबी बाहर आया कॉर्ड कट नहीं करनी है, हमने 1 to 3 मिनट वेट करना है और उसके बाद ही कॉर्ड को कट करना है। उसके बाद हमने बेबी के रिस्ट के ऊपर आइडेंटिटी बैंड लगाना है। बेबी का हेड जो है और जो उसके क्लोथ्स हैं वो हम उसको पहनाएंगे। देन गिव इंजेक्शन विटामिन के, बेबी का वेट रिकॉर्ड करना है एंड चेक द बेबी फॉर एनी कंजेनिटल malformations. So these all are the some steps that we are supposed to follow during immediate care of normal newborn. Now the next question is: in case of fracture and joint dislocation, all of the following first aid measures should be taken except, and the options are: rest the injured part, ambulate the patient, compress with the bandage, elevate the injured part. Now अगर किसी पेशेंट को फ्रैक्चर है तो जॉइंट डिसलोकेशन है, इनमें से कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी है कि हमने पहले तो जो हमारा इंजर्ड पार्ट है उसको रेस्ट करने देना है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करवानी। क्योंकि अगर हम ज्यादा मूवमेंट करेंगे पेशेंट को पेन होगा, ब्लीड हो सकता है, ज्यादा स्वेलिंग होगी एंड जो हमारी बोन बाद में जो जुड़ने का वो रहता है वो अफेक्ट होगा, मतलब जो बोन है इट गेट अफेक्टेड। देन हमने बैंडेज के साथ कंप्रेस करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है और इंजर्ड पार्ट को एलिवेट करना है। और जो चीज हमने नहीं करनी या जो चीज हमने अवॉइड करनी है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एम्बुलेट द पेशेंट। कभी भी पेशेंट को एम्बुलेट नहीं करना, हमने उसको रेस्ट देनी है और उस एरिया को हमने सपोर्ट करना है, एलिवेट करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोफोबिया, दैट इज फियर ऑफ वाटर, इज कॉमन इन, एंड द ऑप्शंस आर इंसेक्ट बाइट, स्कॉर्पियन बाइट, डॉग बाइट और स्नेक बाइट। तो जो हमारा हाइड्रोफोबिया है इट इज अ क्लासिकल साइन दैट इज प्रेजेंट इन रेबीज, जो कि लाइसा वायरस की वजह से होता है। और जो रेबीज है वो हमारे किसकी बाइट से होता है, दैट इज ड्यू टू डॉग बाइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डॉग बाइट। Now the next question is: the life-saving golden hour for an accident victim to receive medical care is, and the options are first 1 hour, first 2 hours, first 3 hours और later। तो अगर हमारे पास कोई भी विक्टिम है एक्सीडेंट का तो जो उसका गोल्डन सेविंग आवर है दैट इज विद इन फर्स्ट आवर ऑफ सर्जरी ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट के अगर 1 घंटे के अंदर अंदर हम पेशेंट को फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, उसे टाइमली हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो उसके जो बचने के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं।
और जैसे ही हम उसको अगर डिले करते रहेंगे तो जो पेशेंट है उसका जो प्रोग्नोसिस है दैट विल बी पुअर एंड उसके जो बचने के चांस है वो भी कम हो जाते हैं. So the correct answer is option number A. Now the next question is, heat loss in a newborn can be prevented by all of the following methods except, and the options are drying, wrapping, keeping infants close to the walls and windows, and D is breastfeeding. तो we all know कि बेबी में हाइपोथर्मिया होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए बच्चों को कवर करके रखना बहुत जरूरी है. उनकी बॉडी से हीट लॉस को हमने प्रिवेंट करना है. तो वो अब हम कैसे कर सकते हैं? बेबी को ड्राई करके, उसको अच्छे से रैप करके और ब्रेस्ट फीडिंग से, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से जो बेबी है उसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट मिलेगा. लेकिन अगर हम बेबी को कीपिंग द इन्फेंट स्पॉट क्लोज टू द वॉल एंड विंडो, उस टाइम पे देयर विल बी द हीट लॉस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. मतलब ये चीज हमने फॉलो नहीं करनी है. तो हीट लॉस जो है वो किस तरीके से होती है? 4 स्टेप्स होते हैं हमारे. वन इज इवेपोरेशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. तो लाइक कीपिंग द कॉर्ड क्लोज टू द वॉल एंड विंडो, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन, जिसमें कि हम जो हीट लॉस है वो विद द क्लोज कॉन्टेक्ट विद द कूलर ऑब्जेक्ट हो रही है. इवेपोरेशन हमें पता है, हीट लॉस व्हेन द बॉडी लूजेस वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन. कन्वेक्शन कब है? हीट लॉस फ्रॉम विंड और एयर. एंड रेडिएशन, हीट लॉस फ्रॉम एक्सपोज्ड स्किन और पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो ये 4 मेथड होते हैं जिनसे कि हमारी जो बॉडी है वो बॉडी हीट है वो बॉडी से निकलती है. Now the next question is, exclusive breastfeeding will save the baby by preventing all of the following except. We all know exclusive breastfeeding is very much important and it should be started within 1 hour of normal vaginal delivery and up to 6 months, up to the completion of 6 months. जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता तब तक बच्चे को माँ का दूध ही देना है और इसके अलावा कुछ नहीं देना, पानी भी नहीं देना है. बस डॉक्टर जो दवाई बोलेगा वही देनी है. तो कौन सी चीज है जो कि बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से नहीं हो सकती? डायरिया से प्रिवेंशन होती है, निमोनिया से प्रिवेंशन होती है और माल न्यूट्रिशन से प्रिवेंशन होती है. इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है. ब्रेस्ट फीडिंग से कभी भी ओवर न्यूट्रिशन नहीं होता है. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. Now the next is, failure of the baby to breathe normally is known as, and the options are dysphagia, asphyxia, suffocation or cyanosis. So failure of baby to breathe normally is known as asphyxia. Now the next question is, one of the following infection in low birth weight babies that required immediate referral to higher health facility is, and the options are acute respiratory distress, otitis media, congenital malformation और pharyngitis. तो जो हमारे लो बर्थ बेबीज कौन से होते हैं? जिनका वेट एट बर्थ लेस देन 2.5 kg होता है. एंड मोस्ट ऑफ द हमारे जो प्री टर्म बेबीज हैं, मतलब जिनका जो बर्थ है वो बिफोर 37 वीक्स हो गया है ना, कंप्लीशन ऑफ 37 वीक्स अभी हुए नहीं थे, उससे पहले डिलीवरी होगी, तो उसको हम प्री टर्म बेबीज कहते हैं. तो जो हमारे प्री टर्म बेबीज होते हैं वही ज्यादातर हमें लो बर्थ वेट मिलते हैं. तो प्री टर्म बेबीज में क्या है, देयर विल बी जो हमारी लंग मेच्योरिटी होती है वो नहीं होती है प्रॉपर. तो इसीलिए उन बेबीज में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस होते हैं. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Now the next question is, all of the following are true about carrier except, and the options are, an infected person hiding infectious agent does not show any evidence of disease, one can live safely with carrier and serves as a source of infection. अगर हम कैरियर की बात करते हैं तो कम्युनिटी में हम 2 टर्म्स पढ़ते हैं, वन इज केस, वन इज कैरियर. Case are those person who are having disease and who are showing sign and symptom, मतलब उनको disease है और वो sign and symptom show कर रहे हैं. कैरियर हमारे वो होते हैं जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है बट वो कोई साइन एंड सिम्टम शो नहीं करते हैं. अगर हम उनका ब्लड टेस्ट करेंगे, स्टूल टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि इनके अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज
जो हमारे कैरियर्स होते हैं वो इन्फेक्शियस एजेंट को हाइड करते हैं, कोई भी एविडेंस ऑफ डिजीज शो नहीं करते, उनको कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं होते हैं, एंड दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। वेयर एज जो उनके आसपास के लोग हैं वो उनके साथ रह सकते हैं, बट अगेन दे आर एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो ये जो कैरियर के पास आसपास लोग रहेंगे ये रिस्क पे रहेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Now the next question is, source of infection for neonatal tetanus is, and the options are use of non-sterile instrument in cutting cord, oral and throat secretion, fecal-oral route, and direct contact. So the correct option is option number A, that is use of non-sterile instrument in cutting cord. So that's why during the time of antenatal period, mother को tetanus toxoid लगाना जरूरी है। पहले हम टेटनस टॉक्साइड लगाते थे, लेकिन आजकल हम डिप्थीरिया एंड टेटनस डीटी का वैक्सीन लगाते हैं मदर को 2 बार। ठीक है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। सो इसलिए ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, acute infectious disease in a pregnant woman causing congenital defect in child is measles, mumps, pertussis और रूबेला। तो इनमें से अगर मदर को कौन सी डिजीज होगी जिसकी वजह से कंजेनिटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं न्यूबॉर्न में, सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, रूबेला। ठीक है, तो रूबेला जो है इसकी वजह से मदर को बेबी को कंजेनिटल रूबेला हो सकता है, जिसमें कि बच्चे को डेफनेस होगा, congenital cataract will be there and congenital heart abnormalities will be there। तो इसलिए मदर को रूबेला से प्रिवेंट करना है। और अगर मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रूबेला हो जाता है तो उस टाइम पे बेबी को ज्यादा अफेक्ट होगा, एंड इसीलिए रूबेला इज अ लाइव वैक्सीन। तो हमने कभी भी प्रेगनेंसी में लाइव वैक्सीन नहीं लगाना है, दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर मदर को रूबेला वैक्सीन लगाना है तो इट शुड बी 3 months प्रायर टू द प्रेगनेंसी प्लानिंग, और 3 months पहले, प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 महीने पहले लगाना है, नहीं तो आफ्टर द डिलीवरी। Now the next question is, contaminated blood is the main source of infection for causing gastritis, hepatitis B, hepatitis A और nephritis। तो contaminated blood जो है उसकी वजह से हेपेटाइटिस बी होने का डर रहता है। सो हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, जो हमारे इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स हैं, जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, या मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है, तो दैट ऑल विल बी प्रेजेंट इन हेपेटाइटिस बी। whereas hepatitis C is caused by fecal-oral route। अगर फीमेल जब मेल कंटेमिनेटेड फूड खा रहा है, कंटेमिनेटेड वाटर है, तो उस टाइम पे हेपेटाइटिस ए होगा। Now the next question is, all of the following are live attenuated vaccines except, and the options are hepatitis B, BCG, OPV और measles। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन सा है जो हमारा लाइव एटीन्यूएटेड है, नहीं है, ठीक है, तो बीसीजी हमारा लाइव एटीन्यूएटेड है, ओपीवी हमारा लाइव एटीन्यूएटेड है, एंड मीजल्स हमारा लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। सो हेपेटाइटिस बी इज अ किल्ड वैक्सीन। ठीक है, तो बीसीजी हमारा हीट सेंसिटिव भी है एंड लाइट सेंसिटिव वैक्सीन है। ओपीवी हमारा सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, इसलिए हमें इसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करना होता है। एंड मीजल्स अगेन हमारा लाइट सेंसिटिव एंड हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। लाइट सेंसिटिव वैक्सीन हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारे वायल्स होंगे वैक्सीन के वो हमारे ब्राउन कलर के होंगे, कभी भी ब्लैक कलर के नहीं होंगे। तो बीसीजी और मीजल्स का जो वायल होता है वो हमारा ब्राउन कलर का होता है, क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव वैक्सीन हैं। Now the next question is, BCG is contraindicated in case of fever, diarrhea, person on immunosuppressive therapy or blood cancer। So BCG is a live vaccine in which we are injecting live attenuated BCG virus। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं, द पेशेंट दोज हु आर ऑन कीमोथेरेपी या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, तो उनमें हम बीसीजी जो है वो नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन है। कोई भी लाइव वैक्सीन हम कभी भी किसी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को नहीं लगाते हैं। Now the next question is, one of the following measurement used to detect malnutrition in children from 1 to 5 years of age is,
and the options are mid-arm circumference, chest circumference, head circumference, or fontanelle closure. So for detecting the malnutrition in under 5 children, इनमें से जो सबसे authentic way है, that is upper mid upper arm circumference. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि हम कैसे चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ शाके टेप. पहले जो हमारी शोल्डर जॉइंट है, ठीक है, जो हमारा ग्लिनोइड हमारा जॉइंट है, एंड जो हमारा एल्बो जॉइंट है, दैट इज ओलिक्लॉन प्रोसेस है ना, इसके मिड पॉइंट को पहले कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंची टेप, एंड देन साके टेप से हम मेजर करते हैं. अगर मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस मोर देन 13.5 सेंटीमीटर है, देन द चाइल्ड इज नॉर्मल, एंड इफ इट इज लेस देन 13.5 सेंटीमीटर, द चाइल्ड इज malnourished. Now the next is deficiency of vitamin leading to 3Ds, that is dermatitis, dementia, and diarrhea is, and the options are vitamin B3, vitamin B6, vitamin B2, and vitamin B12. तो ये क्वेश्चन मैंने अपनी काफी पुरानी वीडियोस में भी डाला है और काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि ये जो हमारी 3Ds होती हैं ये किसकी डेफिशिएंसी से होती हैं. इन 3Ds को हम प्लेग्रा बोलते हैं, and this is due to the deficiency of niacin, that is vitamin B6, sorry B3. Now the next question is folic acid during preconception period prevents, and the options are neural tube defect, malnutrition, anemia, or diarrhea. So folic acid is very much important during the first trimester. In first 3 months हमें बहुत जरूरी है for the prevention of neural tube defect in the newborn. Now the next question is, the first antenatal visit to the health facility should be done within, and the options are 9 weeks, 12 weeks, 11 weeks or 10 weeks. So जो हमारा first antenatal visit है वो हमारा first trimester के अंदर हो जाना चाहिए. तो जो हमारा first trimester है that is up to 12 weeks. So that is option number B is the correct answer. Now the next question is, essential laboratory investigation during antenatal period include all of the following except, and the options are pelvic X-ray, hemoglobin, urine sugar albumin, blood group and RH type, VDRL and HIV screening. So हमारे जो essential lab investigation है, तो जो हमारा B, C and D है, ये हमारे बहुत important है during the pregnancy or during the antenatal period. Whereas pelvic X-ray is not important, and वैसे भी हम प्रेगनेंसी में एक्सरेज को अवॉइड करते हैं. Now the next question is, all of the following symptoms indicate complication during pregnancy except, and that is fever, breathlessness at rest, heartburn or severe headache. So the correct answer is option number C. इसके अलावा जो हमारे ऑप्शन नंबर A, B and C है, they all are come under as danger signs during pregnancy. Now the next question is, one of the following category of women is not a high risk case, and the options are multigravida above 35 years, short stature, women between 18 to 34 years of age, or the women with CPD, that is cephalopelvic disproportion. So इनमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर C है, ये जो फीमेल है that will not come under high risk case और high risk pregnancy. इसके अलावा अगर फीमेल जो है मल्टी ग्रेविडा है और मोर देन 35 इयर्स है, उसकी हाइट छोटी है, या वुमेन का जो पेल्विक है दैट इज सीपीडी इज प्रेजेंट, तो ये सारे हमारे हाई रिस्क केसेस में आते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन with puffiness of face and generalized edema is, and the options are anemia, gestational diabetes mellitus, pregnancy induced hypertension and hyperemesis gravidarum. So जो हमारा puffiness of face है and generalized edema है, that is due to pregnancy induced hypertension. So option number C is the correct answer. Now the next question is, which is the most common complication in mothers with gestational diabetes? And the options are preterm labor, polyhydramnios, IUGR, that is intrauterine growth restriction, and low birth weight deliveries. तो इन्होंने इसमें complication in mothers पूछा है, not in babies. So mothers में जो commonest complication है that is polyhydramnios. So option number B is the correct answer. Now the next question is,
STI caused by Treponema pallidum is syphilis, vaginitis, cervicitis, or uveitis. So the correct answer is syphilis. Syphilis is caused by Treponema pallidum, which is a bacterial infection. Now the next question is psychiatric abnormalities along with cobalamin deficiency is a characteristic feature of which type of anemia? So इसमें जो correct answer है that is option number B, megaloblastic anemia. Now the next question is the formula to calculate body mass index is option number A is weight in kilos and height in square of height in meters, weight in grams, square root of height in meter square, weight in kilograms, height in millimeter, weight in kilogram. So body mass index is calculated by option number A, that is weight in kilogram and height in meter square, and the normal BMI is 18.5 to 24.9 kg per meter square. Now the next question is reversible bronchospasm with inflammation and narrowing of bronchial lumen due to hyperactive response to stimuli is known as, and the options are bronchitis, pneumonitis, bronchial asthma and acute chest infection. तो इसमें जो correct answer है that is option number C, that it is a bronchial asthma जिसमें कि किसी stimuli की वजह से there is hyperactive response that leads to inflammation and narrowing of the bronchial lumen. Now the next question is, one of the following is not true related to the cause of pneumonia, and the option is viral pneumonia is caused by Klebsiella, bacterial pneumonia is caused by Streptococcus, fungal pneumonia is caused by Aspergillosis, nosocomial due to development of resistance to strong antibiotics. So option number A is the correct answer because Klebsiella is a bacteria, it is not a virus. Whereas Klebsiella is also responsible for causing bacterial pneumonia, but not the viral pneumonia. Now the next question is, an instrument with a microscopic camera to view the voice box is known as otoscope, laryngoscope, ophthalmoscope, or stethoscope. So voice box is also known as larynx. So voice box is usually visualized with the help of laryngoscope, whereas otoscope is used for visualization of internal ear, ophthalmoscope is used for eye, and stethoscope is used for auscultation. Now the next question is, a child suffering with sinusitis needs to be advised by health worker to follow all instructions except, and the options are take stronger painkiller to reduce pain, take paracetamol for reducing fever, take plenty of fluids, apply warm packs over sinuses to reduce pain. सो साइनोसाइटिस के लिए हम कौन सी चीज है जो बच्चे को मना करेंगे? तो इनमें से कौन सी चीज है कि ये बोलेंगे कि स्ट्रॉन्गर पेन किलर्स नहीं लेने हैं. दे कैन टेक पेन किलर्स दैट वाज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर बट नॉट द स्ट्रॉन्गर वन. इसके बाद पीसीएम ले सकते हैं टू रिड्यूस द फीवर, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना है टू अवॉइड डिहाइड्रेशन एंड अप्लाई वार्म पैक ओवर द साइनसेस टू रिड्यूस पेन. बाकी तीनों चीजें ठीक है बट ऑप्शन 1 इज नॉट अ correct practice for sinusitis. Now the next question is, all of the following are causes of abdominal distension except, and the options are intestinal perforation, option number B is ascites, option number C is hemoptysis, and option number D is cirrhosis of liver. So हमारा intestinal perforation, ascites and cirrhosis of liver will lead to abdominal distension, whereas hematemesis is, that is the blood in the vomiters, is not cause abdominal distension. Now the next question is, amoebic dysentery is caused by an agent named. So amoebic dysentery is caused by Antaviva histomitica. Now the next question is, patient presenting with fever, cough and hemoptysis, that is blood in sputum, is most likely suffering from, and the options are pneumonia, pulmonary embolism, laryngitis and pharyngitis. जो हमारा कफ एंड हिमोप्सिस है वो हमारा निमोनिया में भी प्रेजेंट होगा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी प्रेजेंट होगा, बट जो फीवर है, फीवर जो होगा वो हमारा सिर्फ निमोनिया में होगा, नॉट इन द पल्मोनरी एम्बोलिज्म. So for this the correct answer is option number A, that is pneumonia.
Now the next question is, one of the following condition in which episiotomy is given to cut short second stage of labor is, and the options are heart disease, primary gravida, rigid perineum and old perineal scar. तो इसमें हमने एपिजोटमी देनी है टू कट शॉर्ट द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, तो वो हम हार्ट डिजीज में करेंगे, ठीक है, क्योंकि हार्ट डिजीज है, जब जेस्टेशनल डायबिटीज है, जब मदर को किसी और तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, या अगर मदर को एक्लेम्शिया है या प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, तो उस केस में हम जो है एपिजोटमी देंगे, ताकि जो हमारा सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है उसको हम कट शॉर्ट कर सके। वेयर एज हमारा प्राइमरी ग्रेविडा, rigid perineum and old perineal scar are the indication for episiotomy. Now the next question is, sign and symptoms of shock in a woman with postpartum hemorrhage include. So when we will call the mother is having postpartum hemorrhage, तो वो कब होगा, जबकि मदर को जो हमारा bleed है that is more than 500 ml, then we will call it as PPH. It can be primary in nature, it can be secondary in nature, and already there are 4 T's, ठीक है, हम 4 T's पढ़ते हैं जिनमें हमारा टीयर आ गया, ठीक है, हमारा ट्रॉमा आ गया, या फिर हमारा कोई भी ब्लड कोगुलोपैथीज आ गए, लाइक हमारा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है या कोगुलोपैथीज है, ठीक है, हमारा यूट्रस एटोनिसिटी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में जो मदर है उसको पीपीएच होने का डर रहता है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन है या कौन सा सिम्टम है जिससे पता लगेगा कि मदर पीपीएच में चली गई है। तो फॉर दैट मदर को ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग में ऑलवेज इन द स्टेज ऑफ शॉक द पेशेंट विल हैव हाइपोटेंशन, तो यहाँ पे इन्होंने हाइपोटेंशन तो कहीं पे लिखा नहीं है, दे हैव रिटन हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म का कोई रिलेशन नहीं है, एपनिया नहीं होगा, पेशेंट को डिज्निया होगा क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, and the patient will have tachycardia, ठीक है, so the patient with shock will be present with tachycardia and hypotension. Now the next question is, meconium stained amniotic fluid indicate fetal distress, polyhydramnios, gestational diabetes or preeclampsia. So meconium stained amniotic fluid always indicates fetal distress. So option number A is the correct answer. Now the next question is, fluctuation of one of the following plays a crucial role in causing premenstrual syndrome, and that is blood glucose level, estrogen, progesterone और serotonin. So अगर हम देखते हैं PMS जो है हमारा, उसके ऊपर सीरोटिन का जो इफेक्ट है वो होता है, ठीक है, बिकॉज सीरोटिन इज अगेन मूड स्टेबलाइजर, हमारे मूड को स्टेबल करने में हेल्प करता है, डिप्रेशन वगैरह से प्रिवेंट करता है, तो अगर इसकी अमाउंट ऊपर कम ज्यादा हो रही है तो दैट विल अफेक्ट द PMS ऑफ अ फीमेल. Now the next question is, medical method of abortion process required one of the following schedule of visit, and the options are 3 visit, 2 visit, 1 visit और 4 visit. तो जब भी देयर इज मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन, ठीक है, जब भी हम ड्रग्स यूज कर रहे हैं दैट इज मिफेप्रिस्टोन एंड मिसोप्रोस्टोल फॉर द एबॉर्शन, उस टाइम पे कितनी विजिट होनी चाहिए हेल्थ सेंटर में? So the correct answer is option number A, that is 3 visit, that is on day 1, day 3 and day 15. तो अगर हम बात करते हैं तो डे 1 पे 200 mg मिफेप्रिस्टोन ओरली देना है मदर को, एंड एंटी डी 50 माइक्रोग्राम इफ द मदर इज नेगेटिव. आफ्टर प्रेगनेंसी अगर मदर नेगेटिव है, बेबी पॉजिटिव है, तो उस टाइम पे हम एंटी डी 300 माइक्रोग्राम देते हैं, लेकिन आफ्टर एबॉर्शन वी गिव 50 mcg. Then on the second day, on the third day, give 400 mcg of misoprostol, 2 tablets of 200 mcg each, ठीक है, and on the 15th day confirm and ensure completion of the abortion, offer contraception if already not done. So first day हम मिफेप्रिस्टोन देंगे, थर्ड डे हम मिसोप्रोस्टोल देंगे, 15 डे पे हम फॉलो अप करेंगे. Now the next question is, vitamin given for the prevention of complication of measles is, and the option is vitamin B, vitamin A, vitamin D and vitamin B12. So the correct answer is option number B, that is vitamin A. बिकॉज जो मीजल्स है, मीजल्स का जो इफेक्ट है वो आइज के ऊपर होता है, एंड हम बच्चे को मीजल्स का वैक्सीन कब लगाते हैं? वी गिव मीजल्स वैक्सीन एट 9 मंथ, और 9 मंथ पे ऑलरेडी बच्चे को विटामिन ए भी हम पिलाते हैं. तो द मेन पर्पस जो है दैट इज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स, बिकॉज मीजल्स इज अ लाइव वैक्सीन.
Now the next question is, all of the following vaccine are administered intramuscularly except, and the options are hepatitis B, measles, DPT or TT. So the correct answer is option number B, that is measles. So the route of measles क्या है हमारा? Subcutaneously 0.5 ml on the right upper arm. Now the next question is, all of the following on the basis of partograph are indication for referral of mother to first referral unit except. So the options are meconium or blood stain liquor, fetal heart rate from 120 to 160 beats per minute, when cervical dilatation, plotting line cross alert line, and if maternal vital signs cross normal limit. तो इन किस केस में हमने मदर को जो है रेफर नहीं करना है टू द फर्स्ट रेफरल यूनिट. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज जो हमारा नॉर्मल फीटल हार्ट रेट है दैट इज 120 to 160 बीट्स पर मिनट. अगर ये मोर देन 160 होता है तब भी हमारा कंसर्न है, एंड इफ इट इज लेस देन 120 तब भी हमारा कंसर्न है. अगर म्यूकोनियम स्टेन है, जब ब्लड स्टेन है लिक्विड, अगर हमारा सर्वाइकल डायलिटेशन जो प्रॉपर नहीं हो रही है और अलर्ट लाइन को क्रॉस कर दिया है, मदर के वाइटल साइंस प्रॉपर नहीं है, बहुत ज्यादा इंक्रीज रेट में आ रहे हैं, तो उन सभी केसेस में हमने मदर को रेफर करना है. सो आज की वीडियो में हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. बाकी की और क्वेश्चंस लेके मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगी. और भी अगर मुझे जिस भी स्टेट का सीएचओ का एग्जाम का पेपर मिलता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, मैं सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगी. एंड आई विल ट्राई कि मैं यूनिट वाइज भी आपके साथ जो सीएचओ का, क्योंकि इन्होंने तो पर्टिकुलरली सिलेबस दिया है कि इन्होंने यही सिलेबस जो है फॉर द एग्जाम इज देयर, तो उस सिलेबस के जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, आई विल ट्राई कि मैं हर मॉड्यूल के क्वेश्चंस जो है आपके साथ डिस्कस करूँ. और अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.